हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फिर बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स, जो पहला आपका यूनिट है उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें डिस्कस किया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई, काउंटर इफेक्ट के अलावा मैटर वेव से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इसके अलावा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद फिर बोर मैग्नेटॉन। ये आपके पहले यूनिट के पार्ट थे डीडीयू सिलेबस में, जो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉसिबल एमसीक्यूज, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इस पूरे यूनिट से, पहले यूनिट से एक या दो आपके एमसीक्यू राइज होंगे जो हो सकता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में बाकी भी यूनिट है तो वो किस तरीके के हो सकते हैं, बहुत टिपिकल होंगे और वो सब वहीं से आएंगे जो नोट्स आपके पास है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल मैं आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे आप फ्रेम करेंगे नोट्स के हेल्प से बहुत सारे जो एमसीक्यू बन सकते हैं और आपको आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा। तो पहला यहाँ पे जो बना हुआ है सबसे इजी वे में वो ये है कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ एज। एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात की गई थी और एनर्जी ऑफ फोटॉन हम लोग जनरली लिख रहे थे E = h न्यू, या फिर इसी को लिखा था hc/लैम्डा। तो फार्मूला सीधे सीधे अप्लाई करेंगे कि उस फोटॉन की एनर्जी क्या होगी जिसका वेवलेंथ कितना है, 100 एंगस्ट्रॉम है। तो ये हम लोग सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले पे, और फार्मूला है E = hc/लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पता है और मैंने शार्ट तरीका भी बताया था कि और क्या आप तरीका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते थे। ओके ओके तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे इसका आंसर बता नहीं रहा हूँ, आप सीधे सीधे करेंगे। और आंसर जो आपका दिया गया है जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, तो ये आपके लिए पर्याप्त है कि आप फार्मूले पे बस वैल्यू रखें और उसको सॉल्व करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो न्यूमेरिकल आएगा वो क्या है। सेकंड पूछा गया है कि फ्रॉम फॉलोइंग फिगर डायग्राम वी कंक्लूड दैट। ये डायग्राम आपका यहाँ पे दिया गया है, फिगर में दिखाया गया है। डायग्राम में मैंने फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल जो अप्लाई किया था, फिगर डायग्राम आप डिटेल आपने नोट्स में पढ़ा होगा कि कैसे कैथोड है और कैसे एनोड है, और फिर कैसे हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके एनोड की तरफ जाते हैं, क्या क्या था वो पूरी की पूरी आपने नोट से पढ़ी होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे ये फिगर है फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच का, और ये आपका दो अलग अलग वेवलेंथ है, यानी कि दो अलग अलग रेडिएशंस के लिए दिया गया है। दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है, एक के लिए V1 और एक के लिए V2 है। तो कह रहा है कि λ1 और λ2 में क्या आपका रिलेशन होगा। पहला ऑप्शन है कि λ1 एंड टू λ2 = 1। दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है λ1 = λ2। तीसरा आपका दिया गया है λ1 > λ2 एंड लास्ट वन इज द λ1 < λ2। अब आप अंदाजा लगाइए, तो ये जो आपका दिया गया था वो सीधे सीधे, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे। ग्राफ वगैरह वहां पे नोट्स में डिटेल बनाया गया था। λ1 के लिए पोटेंशियल आपका V1 है, λ2 के लिए और नेगेटिव पोटेंशियल में आप जा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है। तो यानी कि यहाँ पे λ1 और λ2 के बीच में जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि λ1 की वैल्यू ज्यादा होगी। λ1 की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा मुझे और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा। तो सीधे सीधे फिगर को देखते हुए आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट λ1 इज ग्रेटर देन λ2। सीधे सीधे आप आंसर लिखेंगे, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है वही फिगर से, देखिए कैसे एमसीक्यू बन रहा है। द ग्रेडियंट ऑफ लाइन गिवन इन फॉलोइंग फिगर। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ बनवाया गया था, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया अलग अलग मेटल के लिए। तो कह रहा है कि जो इसका स्लोप है, मैंने बताया था y = mx + c, और यम को कैलकुलेट किया गया था कि क्या कुछ है यम ग्रेडियंट, वो क्या देता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपको पता है कि जो इसका स्लोप आता है वो h/e देता था। h/e, h यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट और e चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था क्लास में कि मिलिकन ने इसी चीज को लेके h की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो एग्जैक्टली वही आ रहा था जो प्लांक्स ने कंसीडर किया था, 6.64 × 10⁻34 यूनिट, जो भी आपका आ रहा था। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है h/b, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या देगा, h/e। तो देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम आपके एमसीक्यू वाले बनेंगे, नोट से ही बनेंगे। फिर आपका दिया गया
which represents the variation of kinetic energy of photoelectron with frequency of incident radiation। कह रहा है किसमें से कौन सा है जो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन है, वेरिएशन है, उसको एग्जैक्टली बता रहा हूं, क्लियरली बता रहा हूं। तो ये तो सत्य है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई ऐसा फिक्स रिलेशन था नहीं, और हम लोगों ने देखा था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी था जिसके ऊपर की लाइट डालने के बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे ये जीरो से शुरू हो रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है, ये वेरिएशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ बता रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो एक ऑप्शन बचा और ये आपका ऑप्शन डी है। और यहीं पे ये जहां से शुरू हो रहा था इसी को कह रहे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन डी। इस तरीके से ग्राफिकल आपके एमसीक्यू बन सकते हैं जैसा कि मुझे लग रहा है। ओके, आगे कह रहा है कि फ्रॉम फिगर वी कैन कंक्लूड, इस फिगर में दो आपके मेटल ए और बी दिए गए हैं। ऐसा मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था टेस्ट जब आपके होते थे, वहां पे मैंने बताया था पहला पेपर अगर आपके पास हो टेस्ट पेपर, तो वहां से मुझे जो लग रहा है कि एक आध दो एमसीक्यू, एक आध एमसीक्यू तो आपको मिल ही सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में है मेटल ए और मेटल बी के लिए। तो कह रहा है कि कौन सा करेक्ट इसमें होगा। पहला है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल ए इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल बी, जो कि गलत है क्योंकि इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे और इसके लिए यहाँ पे होगा, तो इक्वल होने का तो सवाल ही नहीं है। फिर कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर ए एंड बी डिपेंड्स लिनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी। जाहिर सी बात है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे लिनियरली डिपेंड करेंगे, दैट इज द करेक्ट। बाकी ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत होंगे। तो ये चीज अब यहीं से देख लिया जाए कि विच इज द मोर फोटोसेंसिटिव मेटल्स, एक जो बन सकता है वो भी आप कर सकते हैं। अब देखें जैसे कि जो पहला आपका एनर्जी वाला जो एमसीक्यू मैंने बताया 100 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पे, उस पे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं सिंपल एक फार्मूला पे, E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड करके दिए हुए हैं ताकि आप और सारा फ्रेम कर सकें। आगे बढ़ते हैं, ये एक मुझे अच्छा लगा वो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स, फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ जा रही थी किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑप्शन सी टाइम फॉर विच रेडिएशन फॉल्स। याद करिए वो फिगर वैक्यूम चैम्बर और उसमें क्वार्ट्ज विंडो था और वहां से फोटोसेंसिटिव मेटल्स पे लाइट गिर रही थी। एंड लास्ट वन इज द आल। तो इंटेंसिटी पे तो कभी डिपेंड नहीं करता है, ये सत्य है कि इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते थे, लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि भले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे बट उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, यानी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। और वेलोसिटी में चेंजिंग होता है केवल और केवल फ्रीक्वेंसी से, और ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि कितने देर के लिए आपने रेडिएशन उस पर गिराया। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है और डी तो होना ही नहीं है। अब यहाँ पे और भी बन सकता था, जैसे कि मैं ओरली इसको बता रहा हूँ। इसमें पूछ सकता है कि a beam of light of wavelength lambda and illumination L falls on a clean surface of sodium, then photoelectrons and kinetic energy are directly proportional to। तो आपको पता है number of photoelectrons are directly proportional to intensity या illumination and kinetic energy of photoelectron are directly proportional to the frequency। तो चार ऑप्शन दिया गया है वो आप इसमें कर सकते थे, फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या लैम्डा पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, घुमा के पूछा गया था। इसी तरीके से एक और दे दिया गया है, द वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस डिपेंड्स ऑन। वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है, चार ऑप्शन है। पहला ये है टाइम फॉर विच रेडिएशन फॉल ऑन द सरफेस, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सेम है, रिपीट किया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जाहिर सी बात है किस पे डिपेंड करेगा, ये केवल और केवल डिपेंड करेगा आपका इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। अब इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल पूछा गया है और वो मैंने फार्मूले पे मैंने जस्ट बताया कि इक्वल टू एच न्यू वाले पे, तो थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया। अगर मान लीजिए आपसे किसी सोर्स की बात कह दी जाए, 50 वाट का बल्ब है सपोज करो, 50 वाट का बल्ब है, उसका पावर गिवन है, और अब आपसे पूछ रहा है कि जो रेडिएशन आपका वहां से रिलीज हो रहा है उसका वेवलेंथ लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम या 5000 विजुअल रेंज में है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे। अगर आपको याद हो, जिसकी उम्मीद मैं अभी फिलहाल ना के बराबर कर रहा हूं, तो वहां पे आपके नोट्स में नंबर ऑफ फोटॉन के लिए फार्मूला लिखवाया था n इक्वल टू p बाई ई।
यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इज नथिंग बट पावर ऑफ सोर्स एंड एनर्जी यानी कि E इक्वल टू एच न्यू। तो इस पे भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर पावर आपका गिवन हो किसी सोर्स का और वेवलेंथ गिवन हो तो सीधे सीधे एन इक्वल टू पी बाई से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया गया है, चूंकि जगह की कमी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको क्लोज करके लिखा है, लेकिन उम्मीद है कि आप सबको समझ में आएगा। अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट 200 वाट, यानी कि जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है उसका लाइट का पावर कितना है 200 वाट्स, इमिट्स 4 into 10 power 20 photons per second, the wavelength of light h, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स n पता है, पावर पता है, तो n इक्वल टू मैंने भी जस्ट बताया p बाई ई, और e की जगह लिखते हैं एच न्यू। तो सीधे सीधे इस फार्मूले से न्यू को c बाई लैम्डा से कन्वर्ट करो तो हमें पता चल जाएगा कि जो कैलकुलेट करना है वेवलेंथ वो कितना होगा। तो सीधे सीधे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा दैट इज द 400 नैनोमीटर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, नैनोमीटर में ये होगा। तो कर सकते हैं, बस इसी फार्मूले का यूज करना है। फिर इसके बाद आगे क्या पूछा गया है, अब इस पे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। पावर चेंज कर दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स दे दिया, जैसे कि एक न्यूमेरिकल जो मेरे पास पड़ा हुआ है इसमें वो कुछ थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, तो मैं ओरली उसको आपके सामने रख रहा हूं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन 1500 फैराडे विल बी। तो ये भी आसान है, क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू एन अप्लाई करिए और वहां से n की वैल्यू निकालिए, जबकि आपका फैराडे जो यूनिट दिया गया था, हालांकि ये सब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस ही है एक तरीके से देखा जाए। चलो ध्यान दो, हम नेक्स्ट क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर कॉपर के लिए दिया गया है एच 2700 एंगस्ट्रॉम, देन वर्क फंक्शन फॉर कॉपर विल बी। वर्क फंक्शन निकालना है, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन मैंने बताया था मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। फाई नॉट को लिखते थे एच न्यू नॉट, अगर आपको याद हो तो इसे लिखेंगे एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो सीधे सीधे यहाँ पे ये यूज करके लिख सकते हैं। तो क्या गिवन है, लैम्डा नॉट गिवन है, थ्रेशोल्ड आपका सॉरी थ्रेशोल्ड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, यहाँ वेवलेंथ होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको गिवन है, तो आप वर्क फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, और वर्क फंक्शन जो कि एनर्जी की यूनिट है, तो सीधे सीधे जो इसका आंसर आएगा वो हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं कि कितना होगा, तो ये आप कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खुद करके देखेंगे, फार्मूला आपके सामने है और उससे लेके आप इसे कर सकते हैं। ठीक, वैसे इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, कहाँ गया, यस 4.5। ऑप्शन ए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला आपके सामने है, सीधे सीधे इसको आप सॉल्व करके कर सकते हैं। अब इसी पे और भी न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक बार पूछा गया है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वर्क फंक्शन फाई नॉट पता है, लैम्डा नॉट निकालना है, फाई नॉट पता है, लैम्डा नॉट निकालेंगे, सीधे सीधे लैम्डा नॉट एच सी अपन फाई नॉट। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। इस पे 7-8 एमसीक्यूज हैं, तो मैंने सब नहीं लिखा हुआ है, कुछ जो मुझे लगा जरूरत की चीज वही मैंने लिखा हुआ, बाकी आप उसी बेसिस पे फ्रेम करेंगे। चलिए एक बढ़िया न्यूमेरिकल एमसीक्यू मुझे मिला, फोटॉन्स हो गए। फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स मैंने बताया था पहले, जो लेक्चर पार्ट जो मैंने दिया था आपको उसमें फोटॉन पे ज़्यादा चर्चा की गई है। फोटॉन का मोमेंटम, एनर्जी, फिर रेस्ट मास, वो सब देख लीजिएगा भाई आपका, और वो बेसिकली आपको जानना भी था, शुरुआत में मैंने बताया था। एक जगह ये पूछ लिया गया था कि मैक्स प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी कितनी है तो ये सेकेंड ईयर थर्मल फिजिक्स का, लेकिन पूछ सकता है तो आप उसको जरूर देखेंगे, मे भी आप उसको स्पेक्ट्रा में भी पढ़ रहे हो। एनीवे, फोटॉन्स ओबे, फोटॉन्स किस लॉ को ओबे करता है, मैक्स बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, फर्मी डिराक, या फिर बोस-आइंस्टीन या ना, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो फोटॉन्स होता है वो हमेशा किसको फॉलो करता है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, आपने ये पढ़ा भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से 1.5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी वाला लाइट किसी मेटल पे गिराया जा रहा है। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड, देन करंट बिकम्स, यानी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए और इंटेंसिटी को डबल किया जाए तो करंट पे क्या होगा। तो सीधे सीधे इतना आपको दिमाग नहीं लगाना, 4 ऑप्शन है, 4 टाइम्स, डबल, हाफ एंड जीरो। नो,
इंटेंसिटी आपका डायरेक्ट, जो फोटो करंट था वो इंटेंसिटी पे डायरेक्ट डिपेंड करता था। याद करिए मैंने नोट्स में ये ग्राफ बनाया था, इंटेंसिटी वर्सेस करंट। करंट है और यहाँ इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जैसे बढ़ेगा करंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप इंटेंसिटी को डबल कर रहे हैं तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, डबल। करंट है ना। इसी पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखा हूं वो मैं बता रहा हूं। अब इसी तरीके से आगे देखें तो अब ये जो आपके बन सकते हैं न्यूमेरिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, गो मच मोर सफिशियंट है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आप आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एमसीक्यू पूछा गया है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। तो जाहिर सी बात है वही रिपीटेड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, है ना। फिर इसी तरीके से पूछा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका कौन सा कॉलिजन होता है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, तो वो आप देखेंगे, मैंने नोट्स में लिखवाया था डिटेल। फिर इसी तरीके से पूछ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटॉन होता है क्या वो कंप्लीटली डिसअपीयर्स हो जाता है, जाहिर सी बात है हो जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर करता है और वो एचन्यू एनर्जी ट्रांसफर होता है और दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो आइंस्टीन इक्वेशन भी बना बाद में। एचन्यू का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में और कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, याद आ रहा है। और बाद में इसी हाफ एम वी स्क्वायर को ईवी नॉट लिखा गया था स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो ये सब कुछ आपको समझना है, स्लोप वगैरह क्या है, क्या फर्क है उसका, ये सब कुछ देख चुके हैं। एक बार और पूछ दिया गया, देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज, ऑप्शन ए दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इज क्वांटाइज्ड, ऑप्शन बी देयर इज अ मिनिमम वेवलेंथ बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ऑप्शन डी सी इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज faintly illuminated the photo electrons leave the surface, and option D ऑल द अबव। तो इसलिए सपोर्ट करता है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी आपके कम हो, फ्रीक्वेंसी तो होना चाहिए एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी से ऊपर, जिसे थ्रेशोल्ड कहा गया, लेकिन आप एकदम डीम लाइट भी गिराते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। और ये चीज सपोर्ट करती थी पार्टिकल नेचर का, क्योंकि वेव थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, इंटेंसिटी बढ़ता, तो आपका इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ एनर्जी भी बढ़नी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ देखा नहीं गया। देखा गया इंटेंसिटी डीम हो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट हो तो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फिर आगे आपका दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। तो जाहिर सी बात है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अभी मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, और इसी चीज से वहां उसको सॉल्व किया। तो ये आपके जो टेढ़े मेढ़े एमसीक्यूज हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा किया गया। अब इस पे और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है आपके लिए। ठीक, चलिए एक और यहाँ पे पूछ दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी। वेव थ्योरी से किसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। चार ऑप्शन है, पहला है पोलराइजेशन, दूसरा है डिफ्रैक्शन, तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड लास्ट वन इज द इंटरफेरेंस। तो पोलराइजेशन और फिर इसी तरीके से डिफ्रैक्शन, फिर इसी तरीके से इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो सकता है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को केवल और केवल क्वांटम नेचर, पार्टिकल का जो क्वांटम नेचर है उससे समझा सकते हैं, और वो ये कि लाइट इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ एनर्जी हैविंग एनर्जी एच। ओके, अब आते हैं कॉम्पटन इफेक्ट पे। कॉम्पटन इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था सबको पता है, नोट से आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक्स रे यानी कि आपका कम वेवलेंथ वाली कोई भी रेडिएशन कार्बन लाइक मेटल पे गिराया गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके निकाला। इंसिडेंट फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी थी और जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वहां से इलेक्ट्रॉन रिक्वायल हुआ, उन दोनों में डिफरेंस आया, और वही जो डिफरेंस आपका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में आ रहा है उसे मैंने कॉम्पटन शिफ्ट कहा था। और उस कॉम्पटन शिफ्ट के लिए हम लोगों ने डेरिवेशन डिराइव किया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट था अगर थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होता। डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा हम लोगों ने लिखा था एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। तो सर कॉम्पटन इफेक्ट पे बहुत सारे प्रॉब्लम कैसे बन सकते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्पटन इफेक्ट, जो मैंने अलग अलग करके नोट से मैंने खुद निकाला हुआ है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो
तो बहुत बेसिक चीजें यहाँ पे बनने वाली हैं। चलिए आइए ध्यान देते हैं। हेलो एवरीवन, ध्यान दें यहाँ पे। इन कॉम्पटन इफेक्ट द शिफ्ट इन डेल्टा लैम्डा इज, पहला दिया गया इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ एंड सेम फॉर ऑल मेटल्स। सेकेंड दिया गया डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फॉर ऑल मेटल्स। ऑप्शन सी, देखो अभी इसे घुमा रहा है, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ एंड सेम फॉर ऑल मेटल्स, एंड लास्ट वन कैन नॉट से, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले कॉम्पटन जो आपका इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं वेवलेंथ का कोई जिक्र नहीं है। बट सेम फॉर ऑल मेटल्स जो आपका आ रहा था, हालांकि थोड़ा सा चेंजिंग इसमें किया गया, तो ये आप देखेंगे डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है ऑप्शन सी में, हाँ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, दैट्स गुड। ओके, तो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा कॉम्पटन शिफ्ट, है ना। और कॉम्पटन शिफ्ट यहाँ पे इसको लिखते थे, याद करिए, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक फोटॉन गिर रहा है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को रिक्वायल कर रहा था, ये लैम्डा था, तो ये लैम्डा डैश और इलेक्ट्रॉन की अपनी रिक्वायल एनर्जी थी। और इसी में लेके यहाँ पे जो दूसरा एमसीक्यू बन सकता है वो ये कि कॉम्पटन इफेक्ट में दो चीजें हम लोगों ने मान के पूरा डेरिवेशन किया था। पहला ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि दैट इज द होल्ड गुड इन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा ये कि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन इज द इलास्टिक कोलिजन। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है। इन कॉम्पटन इफेक्ट द कोलिजन ऑफ फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज द इलास्टिक, इन इलास्टिक, है ना। और इसी तरीके से चार ऑप्शन बना के दे दिया, कहा कि मोमेंटम होल्ड कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम नॉट होल्ड, गुड होल्ड, ऐसे भी चार ऑप्शन तो बना के आप उसको देख सकते हैं कि क्या कुछ दिया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है कैसे हो रही है, या वेवलेंथ जो चेंज हो रहा है डेल्टा लैम्डा, ग्रेटर वेवलेंथ है या स्मॉलर वेवलेंथ है, मतलब स्कैटर्ड रेडिएशन का जो वेवलेंथ है इससे कम है या ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि ये भी मैंने बताया था। तो अब आगे इस तरीके के भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। लिख रहा है कॉम्पटन इफेक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन, क्या बताता है कॉम्पटन इफेक्ट? पहला द वेव नेचर ऑफ लाइट, जो कि बिल्कुल नहीं है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ लाइट। ये बहुत दफा कुछ एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे गए हैं एमएससी वगैरह के। तो जाहिर सी बात है कि पार्टिकल नेचर के बारे में चर्चा कर रहा है, क्योंकि वेव थ्योरी से हम इस फिनोमेना को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इन स्कैटरिंग, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू द कॉम्पटन वेवलेंथ। याद करो ये कॉम्पटन वेवलेंथ था, एच अपान एम नॉट से, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई थी, ये भी एक बनेगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम करके। इसे कॉम्पटन आपका वेवलेंथ कहा गया था, लैम्डा सी, अगर आपको याद आ रहा हो। तो कह रहा है कि ये लैम्डा सी डेल्टा लैम्डा के इक्वल कब होगा? ये इस एक्सप्रेशन से ये दिख रहा है कि जब फाई 90 डिग्री होगा तो ये 0 हो गया, और 1 माइनस 0 1, तो डेल्टा लैम्डा एच अपान एम नॉट सी के इक्वल होगा। चार ऑप्शन है, 0, π/2, पाई एंड π/4। दोबारा ध्यान दें, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ इफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग एज, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, एंड दैट इज द 90 डिग्री। 180 पे अगर करें, 180 करें, cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ट्वाइस टाइम्स हो जाएगा। यानी एक और एमसीक्यू बना कि इन कॉम्पटन स्कैटरिंग कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ इफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तब यहां पे हम पाई मारते हैं 180 डिग्री। और भी बहुत सारे इस पे बन सकते हैं जो कि मैं बता रहा हूं। यहां ध्यान दें, एक बार पूछ दिया गया था इसमें, ये दिया गया है, यस, Compton effect, the phenomena which exhibits the particle nature of electromagnetic radiation, वो क्या है? वो है Compton effect। फिर आगे भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो जो पॉसिबल आपके एमसीक्यू, अब Compton effect में एक और पूछ दिया गया है, जैसे पूछा जा सकता है कि इन Compton effect the wavelength lambda of scattered X-ray and the wavelength lambda of incident X-ray have values such that lambda dash is always greater than lambda, lambda is the always less than lambda, lambda is always equal to lambda, and lambda is the sometimes larger and sometimes smaller than lambda। तो ये आपको पता है कि जो लैम्डा डैश होता है वो लैम्डा से बड़ा होता है, यानी लैम्डा डैश ये बड़ा होगा तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये आपका अब कितने अमाउंट से, एक एमसीक्यू ये भी एक बार फ्रेम किया गया कि कितने अमाउंट से। तो आपको पता है डेल्टा लैम्डा की जगह लिखते थे लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, तो लैम्डा इक्वल टू होगा लैम्डा प्लस एच अपान एम नॉट
सी 1 माइनस कॉस पाई, इतने अमाउंट से ज्यादा होता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये भी आप लोग कर लेंगे। फिर क्या है कि इन कॉम्पटन इफेक्ट द शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटरर, ऑप्शन बी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑप्शन सी स्कैटरिंग एंगल एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। हालांकि एक कुछ बुक्स में ये सारे दिए गए हैं, लेकिन जब डेल्टा लैम्डा की बात करते हैं तो ये केवल स्कैटरिंग एंगल पे ही यहाँ पे डिपेंडेंसी दिखा सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप केवल कहेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग या स्कैटरिंग एंगल। फिर आपका हाँ बस ये आपका दिया गया। अब मैंने जो फ्रेम किया हुआ है उसको जल्दी जल्दी में डिस्कस करते हैं। यस, पहला आपका दिया जाएगा कि कब आपका मैक्सिमम होगा। तो कब मैक्सिमम होगा चेंज इन आपका वेवलेंथ, वो आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे तो आपका मैक्सिमम, 180 पे सॉरी, फिर अगर 0 पे हो तो क्या होगा, 0 पे आपका मिनिमम होगा। ये सब मैंने डिटेल क्लास में बताया था आप लोगों को। फिर एक पूछा गया है कि विच आर द ट्रू अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ऑप्शन ए दिया गया है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट photons completely disappears while in Compton effect still a photon after collision। सेकेंड ऑप्शन बी दिया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द लो एनर्जी फिनोमेना, कॉम्पटन इफेक्ट में इट इज द मिड एनर्जी फिनोमेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजेक्ट द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन एंड कॉम्पटन इफेक्ट इन कॉम्पटन इफेक्ट इट इजेक्ट द या नॉक आउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड डी ऑप्शन दिया गया है कि यार, तो चारों के चारों सही हैं। अब ये ऐसे ही आपको जानना है कि जो मैंने पॉइंट लिखवाया था कि फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये आपके बन सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से जो आपका और आएगा वो मैटर वेव से होगा, जिसको मैं अच्छा एक और देखें जो यहाँ पे दिया गया था, ये तो भी मैंने डिस्कस ही किया कि कॉम्पटन इफेक्ट शिफ्ट डिपेंड्स ऑन, तो जाहिर सी बात है कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे ही डिपेंड करता है। फिर कह रहा है व्हाट इज द कॉम्पटन शिफ्ट, ऑप्शन ए शिफ्ट इन वेवलेंथ। फिर कह रहा है कि और इसी में और भी 4-5 ऑप्शन दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आप ऑप्शन मारेंगे किस कौन सा होगा, ये आपका शिफ्ट इन वेवलेंथ। फिर इसके बाद जस्ट 1 मिनट, हम द कॉम्पटन वेवलेंथ इज गिवन बाय 0.024 एंगस्ट्रॉम, 0.048 एंगस्ट्रॉम, 0.021 एंगस्ट्रॉम एंड 0। तो यहाँ पे ऑप्शन 0.024 एंगस्ट्रॉम है। फिर आपका दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, लैम्डा इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी, ऑप्शन सी लैम्डा सी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी, और सही ऑप्शन होगा लैम्डा सी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, जिसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे। फिर इसके बाद हाँ, व्हाट काइंड ऑफ फोटॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्पटन इफेक्ट, किस काइंड का फोटॉन एक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इसलिए ये जरूरत इसकी है क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट तभी होगा जब एक्सरे लाइक आपका रेडिएशन गिरे, जिसका 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वगैरह था। सर ये विजुअल लाइट में क्यों नहीं पॉसिबल था? पॉसिबल था, लेकिन मैंने कहा कि डिटेक्टेबल नहीं होगा। और परसेंटेज आपका कितना आपका वो होगा वो मैंने निकाल के दिखाया था, 0.005% करके आ रहा था। ओके, तो इसलिए आप देखेंगे। फिर एक बार पूछ दिया गया है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। ऑप्शन ए एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, ऑप्शन बी एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस साइन फाई, ऑप्शन सी एच अपॉन एम नॉट सी कॉस फाई एंड ऑप्शन डी एच अपॉन एम नॉट सी साइन फाई। जाहिर सी बात है यही वाला आपका करेक्ट होगा। फिर इसी तरीके से पूछ दिया गया है न्यूमेरिकल इसमें, तो न्यूमेरिकल तो आप लोग कर लेंगे, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज द पूछा गया है कि इन विजुअल लाइट इज यूज्ड इन कॉम्पटन इफेक्ट स्कैटरिंग द शिफ्ट विल बी, पहला है नेग्लिजिबल, दूसरा है 0, तीसरा है मोर पॉजिटिव, चौथा है पॉजिटिव बट नॉट डिटेक्टेबल इन द विजुअल विंडो। चौथा होगा पॉजिटिव तो होगा लेकिन वो डिटेक्टेबल नहीं है। ओके, एंड शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, क्या कुछ है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो ये कॉम्पटन से आपका शिफ्ट हो गया। अब बचा मैटर वेव और फिर आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गर्लैक एक्सपेरिमेंट, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।